चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, कुपोषण की बात करें, ये राज्य पीछे से रैंकिंग में जा रहा है। इसलिए यदि आपको लगता है ये राज्य मेरा है, मेरे पुरखों के बलिदान से ये राज्य बना है, तो आज आपको एक बार फिर से लड़ना होगा। आज हम किसी को भगाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए नहीं, अपनी माटी को संरक्षण देने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यही बगल में आपका छत्तीसगढ़ है। क्या ये लोग जो आज यहाँ मैच देख रहे हैं, ये लोग अगर छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, क्या वहाँ की सरकार इन्हें छत्तीसगढ़ का दर्जा देगी? क्या ये लोग वहाँ सरकारी नौकरियों में फॉर्म भर सकेंगे? नहीं भर सकेंगे। बगल में बंगाल है, यदि ये लोग बंगाल चले जाएंगे तो क्या बंगाल की सरकार उन्हें वह संरक्षण देगी? नहीं देगी। हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, जहाँ से हम अलग हुए, क्या हमारे लोग बिहार चले जाएंगे मास्टर बनने के लिए? क्या उन्हें बनने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। फिर झारखंड में सभी राज्यों के लोगों को क्यों यहाँ अधिकार दिया जाएगा? झारखंड झारखंडियों का है, ये हमें और आपको, नई पीढ़ी को मिलकर तय करना होगा। और नहीं तो फिर वही होगा जो सरकारी रिपोर्ट कहती है। जुमला के आंकड़े बहुत ज्यादा कहते हैं कि यहाँ की बहनें एक नौकरानी बनने के लिए दिल्ली जाती है, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। तो क्या हमारी बहनों को यही सौगात मिलना था नए झारखंड में? क्या इसी सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था कि हमारी बहू बेटियां अपना आंगन इसीलिए लांग कर जाएगी? उसे एक नौकरानी बनना होगा। वही केरल है, वही कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बंगाल है, वहाँ की बहन घर से बाहर आती है, वो शिक्षिका बनती है, वो नर्स बनती है, वो डॉक्टर नहीं बनती है, वो इंजीनियर बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारी बहनें नौकरानी बनने के लिए घर को त्याग करती है। क्या हमारा पुरुषार्थ आज हमारे खून में जरा भी उबाल नहीं ले रहा है? अगर नहीं ले रहा है तो समझिए हम लोग गुलामी को चुनौती दे चुके हैं, गुलामी हमारी ओर पड़ रही है। फिर ये मत कहिएगा कि हमने गुलामी को स्वीकार किया। अगर हमारा रक्त नहीं टपक रहा है, अगर हमें लड़ने का हुक्कार नहीं भरा जा रहा है, तो गुलामी को स्वीकार कीजिए और जैसे जिंदगी चल रहा है चलने दीजिए। और अगर चाहते हैं कि धरती हमारी, ये माटी हमारी, इन नदियों का पानी हमारा, तो एक बार फिर से लड़ना होगा, एक बार फिर से लड़ना होगा। क्या यही सपना था सिद्धू कान्हू का? क्या यही सपना था बिरसा मुंडा का? क्या यही सपना था विनोद बाबू गुरुजी का, निर्मल दा का? यही सपना था? नहीं था। उनका सपना था यहाँ के लोग जो खेतों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग, मजदूर, आदिवासी, कामगार लोग, वे लोग आगे बढ़ेंगे। तो वे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? यहाँ एग्जाम होता है जेपीएससी का, सीटें बेची जाती है 50 लाख 60 लाख में। यहाँ एग्जाम होता है जेएसएससी जेईई का, पता चलता है मुंगेर और उड़ीसा के लोग पहले क्वेश्चन पेपर लीक कर चुके हैं। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था? आप सभी अभी हाई स्कूल के लड़के खेल रहे थे, वे लोग आज 10वां में है, कल 12वां करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद एक नौकरी की मांग करेंगे। कहां से मिलेगा नौकरी उन्हें? यहाँ परीक्षा होता है और सेटिंग मुंगेर, बिहार और उड़ीसा के लोग पेपर सेटिंग करते हैं। क्या इसी दिन के लिए झारखंड आज बना था? हमारे विनोद बाबू ने एक लाइन कहा था कि झारखंड 2 दिन में अलग हो जाएगा, लेकिन इसे चलाएगा कौन, इसे संभालेगा कौन? आज वही परिस्थिति हमारे सामने है। आज राज्य हमारा है, आज मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, लेकिन चला कौन रहा है उन्हें? हुगली नदी का सुप्रियो भट्टाचार्य, बंगाली बाबू उसको चला रहा है जिसके वो बाल नहीं उखड़ा है। आज पिंटू श्रीवास्तव गंगा नदी का, जिसके वो नाखून नहीं कटा है। आज वे लोग झारखंड राज्य को चला रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए राज्य बना था? अगर नहीं तो एक बार फिर से नौजवान हो, तो एक बार फिर से हुक्कार करो और अपने राज्य तुम्हारा, माटी तुम्हारी, भाषा भाषा तुम्हारी, इसका संरक्षण कैसे होगा ये तुम्हें मिलकर, ये हम सबको मिलकर तय करना होगा। और नहीं तो जिस प्रकार दुनिया का इतिहास रहा है, अंग्रेजों ने 71 देशों को गुलाम किया था, ये आपका झारखंड फिर से गुलाम होगा, बाहरी लोगों का गुलाम होगा। क्यों? हमने तो कभी बंगाल में अधिकार नहीं मांगा है, हमने बिहार में अधिकार नहीं मांगा है, हमने छत्तीसगढ़ में अधिकार नहीं मांगा है। तो झारखंड की बाबा जी का ढाबा है, कोई आएगा कभी भी आएगा, कहीं भी बस जाएगा। जब हमारे लोगों को बाहर में अधिकार नहीं है, तो बाहरी लोगों को भी यहाँ अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग को जो स्वीकार है। हम तो धनबाद से चल कर आए हैं। आज धनबाद और बोकारो की जमीन से 8 महीने से आंदोलन हो रहा है, 8 महीने से लगातार आंदोलन हो रहा है। आज भी देखिए सरकार 18 भाषा को यहाँ घुसाने का काम किया है, जबकि लोकल लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो उस माटी में जन्म लिया हो। जिस प्रकार केरल की माटी में नारियल का जन्म होता है, कश्मीर की माटी में सेव का जन्म होता है, झारखंड की माटी में सखुआ सराय केन भेलवा का जन्म होता है। तो माटी के अनुसार भाषा का भी जन्म होता है।
माटी के अनुसार भाषा का भी जन्म होता है। आदरणीय माननीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा की रिपोर्ट ने 9 भाषाओं को तय किया था कि यही 9 भाषाएं झारखंड के भाषा के रूप में स्थानीय, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में चिन्हित की जाएगी और झारखंड का उत्थान इन्हीं भाषाओं के माध्यम से होगा। लेकिन आज 9 नहीं, इस बेशरम सरकार ने 18 भाषा जोड़ दिया है। कैसी दिन के लिए अगर यही करना था, यदि बिहार की भाषाओं को यहाँ मिलाना था, यूपी बंगाल की भाषाओं को यहाँ मिलाना था, तो 88 साल का संघर्ष क्यों? 88,000 बलिदान क्यों जेल की यातनाएं, क्यों माओ बहनों का सिंदूर उजड़ा? अगर इसी दिन के लिए तो फिर क्यों ये झारखंड राज्य बना था? आज हर झारखंडी ये सवाल करता है कि झारखंडी राज्य क्यों बना था, किसके लिए बना था और क्या जरूरत थी इतनी कुर्बानी देने की? इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं उन्हें समझना होगा, आज उन्हें समझना होगा। आज हमारे लोग प्रदेशों में जाते हैं और प्रदेश के लोग यहाँ माफिया बनकर लाखों कमाते हैं। क्या इसी दिन के लिए राज्य? अगर आपको जरा सा भी डर सताता है तो इतिहास के पन्ने पलटिए। आपकी धरती ने हमेशा आंदोलन किया है। कोल्हान की बात करें, दक्षिणी छोटानागपुर की बात करें या उत्तरी छोटानागपुर या संथाल परगना, इस माटी ने हमेशा विद्रोह किया है। एक बार फिर से बताइए कि हमारे जो तीर कमान है उनमें आज भी जंग नहीं लगा है। और नहीं, अगर गुलामी स्वीकार है, जीवन आपका है, गुलामी से भी जिंदगी चलता है। अंग्रेजों का गुलामी हमने 200-250 साल किया था, उस समय भी बहुत सारे राजा लोग सेटिंग करके चलिए रहा था, जिंदगी ऐसे भी चलेगा। लेकिन अगर स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं तो आज झारखंड फिर से एक उलगुलान मांगता है। आज झारखंड फिर से एक उलगुलान मांगता है, एक ऐसा उलगुलान जहाँ सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को हक अधिकार मिले। बाकी जो अन्य राज्य के लोग हैं वो नियम से आए, 10% में आए, 15% में आए। जिस प्रकार हमारे लोग बिहार जाते हैं, हमारे लोग अन्य राज्यों में जाते हैं, 1% में आए, बाकी आना है नियम से आए। क्योंकि राज बना है जिनके लिए, वे लोग कहाँ हैं, वे लोग कर क्या रहे हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि फुटबॉल का मैदान है और समय भी काफी अब फाइनल के लिए है। यही संदेश देना चाहेंगे कि आज राज्य के जितने भी युवा हैं उन्हें आज एक नव उलगुलान की ओर बढ़ना होगा, उन्हें लड़ना होगा, तब जाकर इस राज्य का निर्माण होगा। और साथ ही साथ आपकी जो भाषा, संस्कृति, परंपरा है उसे बचा कर रखिएगा। अगर भाषा परंपरा कब समाप्त हो गई तो इंसान खत्म हो जाता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आपने, क्योंकि सभी नए लड़के हैं, फुटबॉल खेलना यानी नया लड़का लोग होता है, आपने बाहुबली का फिल्म देखा होगा, देखे है ना? बाहुबली का फिल्म को थोड़ा याद कीजिएगा। वहां पहली बार हीरो और हीरोइन की जब भेंट होती है, थोड़ा देर के लिए अपने आप को हीरो मान लीजिए ना, पहली बार भेंट होती है तो वहां एक शब्द का जिक्र होता है कि पिंडारियों ने हमला कर दिया। लड़ाई होता है, उस समय प्रवेश होता है ना, तो पिंडारी कोई फिल्म का कैरेक्टर नहीं है। आज से 220-25 साल पहले वास्तव में पिंडारी लोग भारत की माटी में रहते थे। आज एक भी पिंडारी व्यक्ति नहीं है। क्यों? उसकी भाषा खत्म हो गई, उसकी संस्कृति खत्म हो गई, उसका परंपरा खत्म हो गया। आज पिंडारी लोग खत्म हो गए हैं। यही नहीं, झारखंड की माटी में एक आदिम जनजाति हुआ करती थी, आज भी 2-4 लोग हैं शायद, असुरी जनजाति। आज पता कीजिए सरकारी रिपोर्ट क्या कह रही है। मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में वह जनजाति भी समाप्त हो जाएगी, उसकी भाषा समाप्त हो चुकी है। बिरहर जनजाति रहती है झारखंड की माटी में। मेरे प्रखंड में तोपचाची से हूँ, वहाँ एक गाँव बसता है, लेकिन सरकारी आंकड़े ये भी कहते हैं आने वाले चंद सालों में वह आबादी भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को भी जिंदा रखिएगा। हमारे यहाँ नाचने का तरीका अलग है, हमारे गाने का तरीका अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है। इन तरीकों को जिंदा रखिएगा तभी झारखंड जिंदा रहेगा। हमारे नाचने का तरीका अलग था, हमारे बूढ़े लोग अलग तरीके से नृत्य करते थे, लेकिन आज नए लड़कों को बाहर के लोगों ने नागिन डांस नचवा दिया है। बहुत भयानक नागिन डांस नाचते हैं। ये कोई केवल मजाक का विषय नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा संकट है जो आपकी ओर बढ़ रहा है। आपके फंदे में, आपके गले में एक फंदा भरने के लिए एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। अगर आप उस संकट का सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चय ही आने वाले समय में हमारी आने वाली नस्लें गुलाम होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन होगा, और विशेषकर आप लोग नौजवान हैं, इस उम्र में, इस उम्र की नजाकत को भांपिए। आप इस उम्र में जिस ओर करवट देना चाहेंगे, ये समय, ये स्थिति, राज्य उसी ओर करवट लेगा। ये अब आपको तय करना है कि राज्य को आप किस ओर करवट लेकर जाना चाहते हैं। जाते जाते, चूंकि पढ़ने लिखने वाले छात्र और छात्राएं बहुत ज्यादा है, मैं एक इतिहास का उदाहरण देना चाहूंगा। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, पढ़ने वाले छात्र।
नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। जिस प्रकार भारत में क्रांतिवीर नेताजी बोस, सरदार पटेल, ठीक उसी प्रकार फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट को ले लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े सेनापति थे, बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन मैं उनकी वीर गाथा सुनाने नहीं आया हूँ। मैं उनके जीवन की एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। एक बार वो उनकी माता ने उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष समझते हैं ना, जो हाथों की रेखा को देखता है, जो भविष्यवाणी करता है। सब अपने अपने तरह से कहते हैं, कोई गणक कहता है, कोई ज्योतिष कहता है, कोई अपनी भाषा में कुछ और कहता है। यानी जो आपके भविष्य को बताता है हाथ को देखने के बाद, या फिर चावल देखने के बाद, आपके घर की मिट्टी देखने के बाद। तो ठीक उसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की माँ नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष के पास गई थी और कहा, इसके हाथ को देखिए और इसके भविष्य का निर्माण क्या होगा, इसके भविष्य का निर्धारण क्या होगा, कृपया बताइए। ज्योतिष ने उसके हाथों को देखने के बाद, हाथों की लकीरों को देखने के बाद कहा कि देखिए आपके बेटे का भविष्य बहुत अंधकारमय होगा, आपके भविष्य, इसका भविष्य बहुत दुखमय होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट शायद 10 या 12 साल की आयु में थे, जिस आयु में फुटबॉल खेलने वाले लड़के थे। अभी कहा कि श्रीमान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा भविष्य अंधकार होगा। बोला, बाबू तुम्हारे हाथ की लकीरें कह रही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लाइन कहा कि मेरे हाथ की लकीरें इधर के जगह अगर इधर जाती तो क्या होता। तो फिर ज्योतिष ने कहा, ये तो विधि का विधान है बाबू, ऊपर वाले ने ऐसा ही लिखा है तुम्हारी हाथ की लकीरों में। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1 मिनट का देर नहीं लगाया, अपने कमर में बराबर एक छोटा सा छुरा लेकर चलते थे, उस छुरे को निकाला, अपने हाथों में रखा, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, और लथपथ खून से लथपथ बहे हाथ को दिखाया और कहा, कहिए ज्योतिष महाराज अब मेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि मेरे हाथ में लकीर ही नहीं है। आप जिस लकीर को देखकर दुहाई दे रहे थे कि मेरा भविष्य ऐसा होगा वैसा होगा, अब तो मेरे हाथ में लकीर ही नहीं है, अब आप क्या कहेंगे। उस ज्योतिष ने सर में हाथ रखा और कहा कि जिस नौजवान में इतना साहस हो वो विधि के विधान को मिटा सकता है, काल के कपाल में लिखे को टाल सकता है। आप उम्र की उसी अवस्था में हैं, तो ये मत कहिएगा कि मेरी किस्मत में तुम नहीं, शायद किस्मत का निर्माण तुम्हें स्वयं करना होगा, क्योंकि तुम उम्र के उसी पड़ाव में हो जिस पड़ाव में कभी नेपोलियन बोनापार्ट हुआ करते थे। ठीक है, समय ज्यादा नहीं लेंगे। जितने भी लोग उपस्थित हैं, नया झारखंड आपके द्वारा अब निर्माण होना है। आपको इस झारखंड को कहां लेकर जाना है ये आपको तय करना है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और जितने भी हैं खेलने वाले साथी जो हार गए उन्हें अगले साल के लिए शुभकामनाएं, और जो जीत गए और अच्छा से खेले हमारी शुभकामनाएं। और साथ ही आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन बहनों का भी धन्यवाद देंगे, उन भाइयों का जिन्होंने बड़े सुंदर नृत्य के साथ इस ग्राउंड में हमें लाने का काम किया था। और निश्चय हमारी लड़ाई उनके लिए भी है, क्योंकि सभी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। जोहार सभी को।